Okay, so I think we should start now. So in today class, what we are going to discuss about the personality and its theory. इसके अलावा इसमें जो फैक्टर्स हैं which influencing the personality उसको आपको पढ़ना है, जैसे कि environmental factors, physical factors, psychological factors. So these you can just go and throw and just read. इसके अलावा dimension of personality जैसे कि motivation, okay, temperament, traits का मतलब होता है लक्षण जो जन्म से मिलते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है. मोटिवेशन एंड करेक्टर. So these are the kind of dimensions of personality. Okay, we will discuss about the theory. First we have to know about the meaning of personality. कि personality का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं. Okay, ये जो word है personality, which is derived from the Latin word that is persona. Okay, इसका मतलब होता है मास्क. Okay, जैसे कि कोई पर्सन अगर कार्टून का मास्क पहनता है या कोई जोकर का मास्क पहनता है, तो वो जो करेक्टर उसका होता है या जो इस प्रकार के एक्शन करेगा वो, ओके, जो भी करेगा वो कार्टून का करेगा. या मान लीजिए कोई किसी प्रकार का मास्क पहना हुआ है किसी पर्सन ने, तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी उसके मास्क के आधार पर होगी. जैसे कि मान लीजिए कोई जोकर है, ओके, उसने जोकर का मास्क पहना हुआ है, इसका मतलब वो उसका जो पर्सनालिटी अभी जोकर जैसी है, वो जो भी एक्ट करेगा जो भी एक्शन करेगा वो एज ए जोकर की तरह करेगा. उसका काम है कि लोगों को हंसाना. ओके, उसकी पर्सनालिटी का भी मेन फोकस है लोगों को हंसाने पर, क्योंकि उसने जो मास्क पहना हुआ है एज ए जोकर का मास्क पहना हुआ है. सो इसको हम मास्क बोल सकते हैं पर्सोना को. दैट इज द लैटिन वर्ड. ओके, देखिए पर्सनालिटी का मतलब होता है कि किसी पर्सन का बिहेवियर कैसा है. ओके, ओवरऑल सिंसियरिटी बोल सकते हैं किसी पर्सन का. ओके, सो बोल सकते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड फिजिकल, मेंटल, एथिकल और सोशल क्वालिटी ऑफ पर्सन. किसी पर्सन की जो क्वालिटीज होती है वही दर्शाती है किसी पर्सन के पर्सनालिटी. जैसे मेंटल, एथिकल, एथिकल कंडक्ट उसका कैसा है, सोशल डायमेंशन देख सकते हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं. ये सभी मिला करके किसी पर्सन की जो है क्वालिटी, वो किसी पर्सन की पर्सनालिटी को दिखाती है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है. ओके, वो पर्सनालिटी हर एक पर्सन की डिफरेंट होती है. वी कैन से लाइक एवरीवन हैव a different personality. We can see unique feature. This is the unique feature for everybody. Okay, और पर्सनालिटी बेसिकली वी कैन से दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग्स एंड आल्सो समटाइम्स कैसा बिहेवियर है, कैसा उसका सोशल इंटरेक्शन है लोगों के साथ, उसके आधार पर कहीं ना कहीं पर्सनालिटी का विकास होता है. ओके, अभी एक एक करके देखते हैं इसकी कौन कौन सी थ्योरी है. थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, पहला है साइको एनालिटिकल थ्योरी. सेकंड बिहेवियरल थ्योरी. एंड थर्ड नंबर पे है, इन देखिए इन सभी के नोट्स ऑलरेडी आपके पास हैं तो लिखने की आपको जरूरत है नहीं. दैट इज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. ओके, तीनों को एक एक करके समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. पहली पहली जो थ्योरी है यहाँ पर है साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई थी. ओके, इसके बारे में आपको पता है ऑलरेडी, आपको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है ये बात सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं कि जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के तीन कंपोनेंट होते हैं. पहला ईद है, सेकंड ईगो, एंड तीसरा होता है सुपर ईगो. ओके, ईगो जो होता है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी. ओके, जो सही है मतलब ईद और सुपर ईगो को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, एज ए मीडिएटर की तरह काम करता है. और बेहतर, अगर किसी का ईगो जो बेहतर है उसकी, इसका मतलब पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो सही डिसीजन लेगा लाइफ में. ओके, वो मेच्योर बिहेव करेगा. ओके, और जो भी ईद है और सुपर ईगो है, ओके, इनके बीच में एक कंट्रोल हो सकते हैं, कंट्रोल करता है, क्योंकि ईद का ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर. जो अच्छा लग रहा है वो काम करो, लेकिन समटाइम्स जो भी अच्छा होता है या जो अच्छा लग रहा होता है वो सही नहीं होता.
तो इसका ईगो का काम होता है कि ईद को कंट्रोल करना, और सुपर ईगो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, कि जो कुछ एकदम सही है, जो 100% करेक्ट है, मोरली करेक्ट है, मोरली एक्सेप्टेबल है, सोशली एक्सेप्टेबल है, उसी को करना है। तो कभी कभी जो है ईगो का काम होता है कि सुपर ईगो और ईद के बीच में कंट्रोल बनाना, मॉनिटर करना दोनों को, और सही डिसीजन लेना जो कि सही हो। ओके, तो ये इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस थ्योरी के बारे में, इसको दोबारा बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। तो ये आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी जो कि दी गई थी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ओके, यहाँ पर तीन कंपोनेंट की बात की इन्होंने, पर्सनालिटी के तीन कंपोनेंट होते हैं, ईगो, सुपर ईगो एंड ईद। ओके, अब हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम ईगो बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है वर्क कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है। ओके, देखिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है कि किस प्रकार से जो ईगो है उसका जो कन्फ्लिक्ट है, किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट है, वहां पर डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है और कोशिश करता है कि जो भी एंजाइटी है किसी पर्सन को, या कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी एनी काइंड ऑफ ओके अनप्लेजेंट थॉट्स हैं दिमाग के अंदर, ओके उनसे कैसे टैकल करना, उसको कैसे हैंडल करना, वहां पर डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है। सो बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म डिप्लॉय एज ए काइंड ऑफ जस्ट टू रिड्यूस द एनी काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन और एनी एनी काइंड ऑफ अनप्लेजेंट थॉट्स जो भी हमारे दिमाग के अंदर आते हैं, विचार आते हैं। ओके, जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं, किसी से गुस्सा होना, इस प्रकार के थॉट्स होते हैं, वहां पर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है किस प्रकार से फंक्शन करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ जो इनर 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 कन्फ्लिक्ट है, इनर किसी प्रकार की काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, समवन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या ऐसे थॉट्स हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं, जैसे कोई गुस्सा है, उस चीज को लेकर के जो डिफेंस मैकेनिज्म कैसे फंक्शन करता है उसको यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने एक्सप्लेन किया। ओके, तो हम लोग एक करके देख लेते हैं कितने प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। इसका जो काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म का, इसको ईगो बोलते हैं। ओके, ये किसी पर्सन को एंजाइटी से या अनप्लेजेंट थॉट से जो कि उसके दिमाग में आ रहे हैं उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, सो डिफेंस मैकेनिज्म एक काइंड ऑफ ऐसा बिहेवियर होता है जिसका यूज करके हम किसी पर्सन को जो है प्रोटेक्ट करते हैं किसी प्रकार की एंजाइटी से, किसी प्रकार से अनप्लेजेंट थॉट से, विचार से, फीलिंग से। ओके, तो ये काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म का। समटाइम्स ये ऑटोमेटिक होता है, समटाइम्स कॉन्शियसली हम करते हैं उसको, कभी कभी अनकॉन्शियसली हो जाता है। ओके, तो कितने प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको समझ लेते हैं एक करके। पहला है रिप्रेशन। इसको मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग बोलते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपने रिप्रेशन सुना होगा और साथ ही साथ, वन सेकंड, सप्रेशन भी सुना होगा आप। अगर किसी को पता है तो कोई बता सकता है कि सप्रेशन और रिप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है बेसिक। दोनों एक ही जैसे लगते हैं लेकिन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या मेन डिफरेंस है सप्रेशन में और रिप्रेशन। देखिए सप्रेशन का मतलब होता है कि कुछ थॉट्स या ऐसे कोई विचार या फीलिंग्स अनप्लेजेंट हो सकते हैं, टाइप थ्रेटनिंग हो सकते हैं, जिनको हम जो है सप्रेस कर देते हैं जानबूझकर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपका बॉस आपसे गुस्सा होता है, राइट, तो आप उससे गुस्सा तो हो नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आपका जो गुस्सा है या जो एंगर है उसको आप सप्रेस कर देंगे, अपने गुस्से को दिखाएंगे नहीं। इसका मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं सप्रेस। और रिप्रेशन का मतलब होता है कि ऐसे थॉट्स, ऐसे अनप्लेजेंट थॉट, विचार, एंगर, कुछ भी, उसको हम अनकॉन्शियसली जो है छुपा देते हैं, या बोल सकते हैं उसको, उस प्रकार की इंफॉर्मेशन को अपने अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। मतलब वहां पर हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने आप। जैसे कि मान लीजिए बचपन में आपने देखा कि किसी पर्सन को स्नेक ने काट लिया,
ओके, अब आपको फोबिया हो गया बचपन से ही, स्नेक को देख करके आपको डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, कहीं ना कहीं वो जो है, जो मेमोरी है, या अब किसी पर्सन को स्नेक काटा था, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। उसको आपने कोशिश नहीं की, लेकिन धीरे धीरे अपने भी जा रही, मतलब वॉलंटरी इनवॉलंटरी जो बोल सकते हैं, रिप्रेशन उसको बोलते हैं, जब आप कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप ऐसे थॉट्स ऐसे विचार जो है। 1 सेकंड, किसी ने आंसर दिया है, रिप्रेशन इज अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग अनवांटेड, बिल्कुल करेक्ट। जो भी अनवांटेड थॉट्स हैं, विचार हैं, कोई एंगर है, गुस्सा है, कुछ भी, कोई फोबिया है, उसको जो है अ, आप जानबूझकर बोल सकते हैं कि अनकॉन्शियसली आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि अगर पुरानी बचपन की कुछ यादें होती हैं जिनको आप जानबूझकर रिप्रेस नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे वो खत्म होने लगती हैं। उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप चीजें जो है भूल जाते हैं, या वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है सप्रेशन और रिप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है कि आप जानबूझ करके उसको भुलाना चाहते हैं, या उसको, और ये जो रिप्रेशन का मतलब होता है कि अनकॉन्शियसली यू आर ब्लॉकिंग अनवांटेड थॉट्स या विचार। ओके, तो पहला इसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है आपका रिप्रेशन। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका मतलब क्या होता है, कि जो भी अनप्लेजेंट थॉट्स हैं उसको आप जो है, मेमोरी फीलिंग्स को अनकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम रिप्रेशन। दूसरा है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एनीबडी? देखिए, आप लोग अगर आंसर देंगे तो और इंट्रक्शन बेहतर होगा, और आपको भी जो है चीजें याद रहेगी। देखिए, रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कभी कभी जो है ऐसी फीलिंग्स या थॉट्स, ऐसे विचार या कुछ भी, जिसका जस्ट अपोजिट हम बिहेवियर करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी को लाइक करता है, और मे बी इट इज अनएक्सेप्टेबल, वो बताना नहीं चाहता है, तो उसके जस्ट अपोजिट बिहेवियर वो ऐसे बिहेव करेगा कि वो काइंड ऑफ उसको हेट करता है, या उसको लाइक नहीं करता, उसको पसंद नहीं करता है। ओके, उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। आप जस्ट अपोजिट बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, बिहेवियर है, विचार हैं, उसके जस्ट अपोजिट में उस प्रकार का बिहेव करते हैं, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे आपको लगता है कि शायद आप उसको पसंद नहीं करते। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है रिएक्शन फॉर्मेशन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दो लोग हैं, ओके, इफ समवन इज लाइक समवन, ओके, एक मान लीजिए पर्सन है, एक लड़का है, एक लड़की है, और ये जो है उसको बताना नहीं चाहता है, और मे बी ही लाइक हर, तो उसके जस्ट अपोजिट में जिस प्रकार से बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव करेगा, मे बी जो है ये इसको जो है पसंद नहीं करता है, या उसको हेट करता है। तो जस्ट अपोजिट फीलिंग्स, जस्ट अपोजिट थॉट्स एक्सप्रेस करना, उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। ओके, सो ये सेकंड नंबर था आपका, रिएक्शन फॉर्मेशन। और कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं जो भी आपके दिमाग में अगर आता है। तीसरा नंबर है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब कोई भी एग्जांपल लेके बता सकता है, अगर किसी को पता है तो। एनीबडी, व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब होता है दूसरे पर डाल देना। ओके, जैसे मान लीजिए एक पर्सन, दूसरा पर्सन, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है, तो वो हो सकता है ये बोल दे कि शायद टीचर ने उसको सही से पढ़ाया नहीं, बजाय कि उसको बोलना चाहिए कि उसको जो है उसने खुद पढ़ाई नहीं की। मे भी अदर रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम अगर दूसरे पर डाल देते हैं गलती या कुछ भी, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपण। ओके, इफ फॉर एग्जाम्पल समवन इज हेटिंग समवन, एक पर्सन है, दूसरे पर्सन को हेट करता है, उससे बात नहीं करना चाहता है। ओके, अगर कोई इससे पूछता है कि आप इससे बात क्यों नहीं करते हैं, तो हो सकता है ये बोल दे कि ये जो पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये मुझे हेट करता है, मुझसे बात नहीं करता, इसी वजह से मैं इससे बात नहीं करता। मतलब ये है कि जस्ट आप दूसरे पे उस चीज को डाल रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन।
जो भी आपके जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, आप दूसरे पर डाल देते हैं कि समवन इज डिस्प्लेसिंग वन फीलिंग्स टू अदर। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है कि अपनी फीलिंग्स को दूसरे पर डाल देते हैं। ओके, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है एनीबॉडी? एक लाइन में बस आपको बताना है। देखिए, जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी एग्जाम्पल तो आप कोई भी रियल लाइफ से ले सकते हैं। ओके, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे रैशनल का मतलब होता है तर्क देना। इसका मतलब होता है कि आपके जो थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, जो गलत है, उसको आप सही ठहरा रहे हैं। ओके, आप उसको सही, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हुए भी, हमको पता होता है कि हम जो है कुछ गलतियां कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको सही प्रूव करना चाहते हैं, हमको लगता है कि यह सही है, और अपने अपने जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स है, बिहेवियर है, या जो भी है, उसको हम जस्टिफाई करते हैं। ओके, ऑल दो बी नो दैट कि जो भी है बिहेवियर जैसा है, मान लिया आप किसी से गुस्सा कर रहे हैं, तो उसको भी आप जस्टिफाई करेंगे कि आप उसको सही कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, तर्क देना। ओके, जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट ब्लेम कर सकता है टीचर पर या इंस्ट्रक्टर पर कि उसकी जो प्रिपरेशन थी, चाहे उसने प्रिपरेशन बेहतर ना की हो, लेकिन अगर उसके मार्क्स कम आते हैं तो बोल सकता है कि जो टीचर या जो इंस्ट्रक्टर है उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, या मैंने ये नहीं बोलेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की। वो दूसरे पर डाल देगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको जस्टिफाई करेगा। अपनी गलती नहीं मानना। सिंपल है कि अपनी जो गलती है उसको नहीं मानना, दूसरे पर डाल देना उस गलती को। ओके, उसको बोलते हैं रसराज करना, मतलब तर्क देना। ओके, जस्टिफाई करना अपने रिजल्ट को, अपने एक्शन को, जो भी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स है, बिहेवियर है, उस चीज को, फीलिंग्स को। ओके, तो यहाँ क्लियर हो गया और रैशनलाइज। अगर जो भी, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार दोबारा हम एक्सप्लेन कर देंगे, और आपको बताना है बस। नेक्स्ट है डिनायल। देखिए, सभी की नोट्स आपके ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी है, सो इसी वजह से मैं पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, यहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। और आप भी सोच, आपको जस्ट टू जस्टिफाई बिहेवियर और एंड द एट्रीब्यूट्स विथ लॉजिकल रीजन, बिल्कुल करेक्ट है। सही लगा आपने कि लॉजिकल रीजनिंग देना, जस्टिफाई करना अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को, सेल्फ सर्विंग एक्सप्लेन करना, चीज़ों को इनकरेक्टली एक्सप्लेन करना, बस तर्क देना उसको। प्लीज म्यूट, जो भी वीडियोस हो रहा है प्लीज इसको म्यूट करिए। ओके, नेक्स्ट डिनाइल। डिनाइल का मतलब क्या होता है एनीबडी? डिनाइल आल्सो इज द डिफेंस मैकेनिज्म। डिनाइल का मतलब होता है सिंपली चीजों को एक्नोलेज ना करना, रिफ्यूज करना। इज इट क्लियर? डिनाइल का मतलब सिंपल यही है कि ये काइंड ऑफ ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिससे चीजों को आप रिफ्यूज करते हैं, एडमिट नहीं करते। कोई कोई भी घटना, कोई समथिंग समथिंग हैपन, आप उसको एडमिट नहीं करते, उसको रिफ्यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डिनाइल। जैसे स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्टूडेंट ही जस्ट डिनाइल कर सकता है। जैसे कि वह बोल सकता है कि उसकी जो है, स्टूडेंट में भी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज दैट ऑब्वियस लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ एग्जाम, एग्जाम में प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस नहीं हुई, उस चीज को लेकर के वो रिफ्यूज कर सकता है। वो एग्जाम में जाके बैठ सकता है, बोलेगा कि तैयारी है, लेकिन तैयारी है नहीं, उस चीज को डिनाई कर रहा है। ओके, रिफ्यूज कर रहा है, उसको बोलेंगे डिनाइल। सो दिस काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जनरली लोग यूज करते हैं, जनरली सभी लोग यूज करते हैं। हम सभी लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी जो है डिनाइल मोड में जरूर होते हैं। तो वो एक काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ओके, नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है एनीबडी? देखिए, हम लोगों ने अभी पहले जाना था रिप्रेशन के बारे में और सप्रेशन के बारे में। अभी बताइए रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? ये काफी क्लोज है और एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि रिग्रेशन का मतलब क्या होता है एनीबडी? यहाँ पर 6 पार्टिसिपेंट हैं, और एटलीस्ट कोई भी आंसर दे सकता है इसका कि रिग्रेशन का मतलब क्या होता है।
देखिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, राइट? ये लाइव क्लासेस रिवीजन के लिए है, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और छोट एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं रेग्रेशन का मतलब क्या है। अगर आपको नहीं पता तो देख कर भी दे सकते हैं, आप देख करके जब टाइप करेंगे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए रेग्रेशन का मतलब क्या होता है, पढ़ लीजिए और आप आंसर दे सकते हैं। ओके, रिग्रेशन का मतलब होता है कि जब हम अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज में, 1 सेकंड, किसी का मैसेज आया होगा, अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म। नहीं, इट्स ओके, दैट इज फाइन, बट रिग्रेशन का मतलब क्या है? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट आया और अच्छा उसने परफॉर्म नहीं किया एग्जाम में, मान लीजिए फेल हो गया, या फिर जितना उसकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके उतने स्कोर नहीं आए, तो हो सकता है वो रोने लगे। ओके, क्राई करने लगे, रोने लगे। ओके, तो ये क्या है? ये रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है कि जब पर्सन अपनी जो प्रेजेंट स्टेज होती है उसकी, ओके, उसको जो है वो इससे अर्लियर स्टेज में चला जाता है, अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज, जो मैंने आपको बताया था। ओके, साइकोसेक्सुअल थ्योरी में डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से जो पर्सन जो है, जब फिक्सेशन होता है ना, अगर फिक्सेशन होने की वजह से जब पर्सन किसी नेक्स्ट स्टेज में जाता है, उसको सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट फिक्सेशन, तो मान लीजिए किसी पर्सन को जो है रिजल्ट उसका अच्छा नहीं हुआ, कुछ सही से परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो कहीं ना कहीं वो रोएगा या फिर बीप करेगा, कुछ भी क्राई करेगा, कुछ भी करेगा। इसका मतलब होता है कि वो पुरानी जो अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज है उसमें चला जाता है, मतलब थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करता है, उसको बोलते हैं रिग्रेशन। ओके, किसी पर्सन का लॉस हो जाता है बिजनेस में, ओके, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है उसको गुस्सा आए, और किसी पर्सन पर गुस्सा हो भी हो सकता है, या किसी से जो है, या अपने आप पे गुस्सा आना, या रोना, या क्राई करना, ओके, या कुछ मत बोलना, तो ये इसको बोलते हैं कि जो मेच्योर अवस्था है उससे नीचे जाकर के वो इमेच्योर बिहेव करने लगता है, दैट इज काइंड, उसको बोलते हैं रिग्रेशन, मतलब अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज में चले जाना। एक्सप्रेस फीलिंग थ्रू दी एक्टिविटी, दैट इज आल्सो राइट। नहीं, दैट वो होता है आपका सब्लिमेशन, जो अपनी फीलिंग्स होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 सेकंड, ये आपका हो गया रिग्रेशन, जहां पर पर्सन एक पुरानी बोल सकते हैं कि जो अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज में चला जाता है, एक मेच्योर पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करेगा। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? एनीबडी, किसी को अगर पता है? जैसे कि मान लीजिए आपकी जो है, आपके फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, ओके, और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत एंगर, या किसी से भी हो जाती है, किसी कारण कोई भी हो, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्सा को आप दो तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी जो एनर्जी है, ओके, एनर्जी को आपने चैनलाइज किया। आप चाहते तो जाकर के इसको मार पीट सकते थे, या उससे गुस्सा हो सकते थे, तो उसको कुछ बोल सकते थे, तो आपकी जो एनर्जी चैनलाइज हो जाती, लेकिन आपने क्या किया कि गुस्से को चैनलाइज किया एक एक्सेप्टेबल वे में, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है। अगर आप इसको थप्पड़ मार देते अपने फ्रेंड को, या उसको गाली देते तो वो सोशली अनएक्सेप्टेबल है। ओके, इसका मतलब क्या है कि वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, सोशली सोसाइटी उसको अप्रूव नहीं करती। तो एक्सेप्टेबल क्या है? लाइक आप जो एनर्जी थी गुस्से की, आप उससे जाकर के, मान लीजिए आपको कोई हॉबी है आपकी, वो कर परफॉर्म कर सकते हैं, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेल सकते हैं, आपको जिम जाना है, जिम जिम जा सकते हैं, तो मतलब जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आप उसको चैनलाइज कर रहे हैं दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इस एनर्जी को चैनलाइज करने को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या विचार जो थे, उसको आप जाकर के एक एक्सेप्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रांसफर फीलिंग इनटू अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी फॉर अवरसेल्फ, दैट इज राइट। धनंजय सर, आपने करेक्ट बोला है। The transformation of the tendencies or instinct in lower rate and higher sentiments, ये आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। ओके, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन।
जब आप जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या फीलिंग्स होते हैं उसको चैनलाइज करते हैं एक्सेप्टेबल वे में। ओके, एंगर है तो उसको आप स्पोर्ट एक्टिविटी में, कोई भी पेंटिंग बनाना, कोई आपकी हॉबी है उसको परफॉर्म करना, साइकिलिंग करना, कुछ भी करना जो कि अच्छा होता है। तो ये आपके टोटल 8 डिफेंस मैकेनिज्म थी। इसको ईगो भी बोला जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कैसे किस प्रकार से वर्क करता है डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें किसी को डाउट है तो हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो हम लोग अब एक थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड, बिहेवियरल थ्योरी। ओके, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। अब जो बिहेवियरल थ्योरी है इसमें 3 प्रकार की थ्योरी दी है। एक तो दी है अपने पावलव ने, इनको बोलते हैं इवान पावलव, इनके द्वारा लर्निंग थ्योरी दी गई थी। और दूसरे जो थिंकर हैं स्किनर, स्किनर के द्वारा भी लर्निंग थ्योरी दी गई कि कैसे हम बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, लर्न करते हैं। और तीसरी थ्योरी जो है, इनके बारे में आपको पता ही होगा, काफी फेमस थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय अल्बर्ट वंडूरा। ओके, सो ये 3 थ्योरी है जो कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, की पर्सनालिटी कैसे एक्वायर की जाती है। तो यहाँ पर फोकस किया गया है बिहेवियरल थ्योरी में कि जो पर्सनालिटी होती है दैट इज काइंड ऑफ लर्न बिहेवियर। ओके, जिसके माध्यम से जो है, चाहे क्लासिकल कंडीशन के माध्यम से या फिर ऑपरेटिंग कंडीशन के माध्यम से ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं। पावलोव और जो स्किनर है ये बताते हैं किस प्रकार से कोई पर्सन, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो, जो बिहेवियर है उसमें बदलाव करके हम जो चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं। ओके, एक एक करके सभी की सभी थ्योरी हम लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो पहली थ्योरी यहाँ पर है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, ये पावलोव के द्वारा दी गई है। इसको पावलोव लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। और पर्सनालिटी। ओके, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी को बोलते हैं, काफी पुरानी थ्योरी है इसलिए इसको क्लासिकल बोला जाता है। बहुत पहले से इस बिहेवियरल थ्योरी को यूज किया जा रहा है। ओके, इसी वजह से इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है। ओके, इन्होंने बेसिकली स्टडी किया है रिफ्लेक्स को। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे अचानक से कोई भी, पहले टर्म समझ लीजिए यहाँ पर, स्टिमुलस। स्टिमुलस, इसका मतलब क्या होता है, एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं, एक उत्प्रेरक होता है, हिंदी बोलते हैं ना उत्प्रेरक। ओके, जिसको देख करके आप किसी तरीके से जो है एक्ट करते हैं, आपका कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने स्नेक देखा, तो स्नेक देख करके आप डरेंगे या फिर वहां से भागेंगे। कुछ ना कुछ जो है आप कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक करते हैं, आपका जो एक्शन होता है वो ऑटोमेटिक होता है किसी स्टिमुलस को देख करके। इसको स्टिमुलस बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल स्नेक हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने आपकी जो फेवरेट डिश है, फूड है, आपके सामने आ जाता है, तो आपके मुंह में जो है पानी आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा वो फूड होगा। ओके, जिसकी वजह से आपके मुंह में पानी आ रहा है, वो स्टिमुलस जो है उत्प्रेरक का काम करता है। ओके, इससे जो है एक काइंड ऑफ इनकरेजमेंट होता है किसी भी चीज को करने का, कि आप उस पर रेस्पॉन्ड जरूर करें, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। ओके। ओके, तो इन्होंने स्टडी किया रिफ्लेक्स को। रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर जो ऑटोमेटिक होता है। ओके, जब भी कोई बाहरी स्टिमुलस होगा, ओके, उसको देख करके जब पर्सन का जो बिहेवियर ऑटोमेटिक एक तरीके से बिहेव करने लगता है तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स। ओके, और जो ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है, ऑटोमेटिक बिहेवियर को हम बोलते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि किसी एक चीज से, एक स्टिमुलस से पर्सन रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है,
ओके, जब उसको हम किसी चीज से जोड़ देते हैं तो वो कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जोड़ देना, पेयर कर देना, सिंपल है। ओके, 1 सेकेंड। कंडीशनिंग का मतलब होता है पेयरिंग करना। ओके, 1 सेकेंड। कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास को, 1 मिनट। ओके, इसका मतलब होता है पेयरिंग करना। एक एक करके समझेंगे इसका मतलब क्या है और कि कौन सा ये जो है एक्सपेरिमेंट था उसको समझ लेते हैं। पावलोव ने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया। ओके, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है जब डॉग के सामने फूड लाया जाता है। देखिए, फूड लाया जाएगा तो एक डॉग है, ओके, उसके सामने फूड लाया जाएगा तो वो सेलिब्रेट करेगा, तो मतलब उसके मुंह में पानी आएगा, लार आएगा। ये अनकंडीशनल फिनोमेना है। ये इन जनरली सबके साथ हो सकता है, चाहे डॉग हो चाहे कोई पर्सन हो। किसी भी पर्सन के सामने अगर उसका जो फेवरेट फूड आएगा, कोई भी चीज आएगी, तो ऑफकोर्स वो एक्ट करेगा कुछ ना कुछ। ओके, फूड रहेगा तो ऑफकोर्स उसके मुंह में पानी आ सकता है, सेलिब्रेट कर सकता है। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है। यहाँ पर उसने पावलोव के द्वारा कंडीशनिंग की गई। कंडीशन का मतलब होता है पेयरिंग की गई। ओके, इसने ये सोचा कि अगर हम इसमें कंडीशनिंग करते हैं तो क्या ये नया बिहेवियर को अडॉप्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने फूड के साथ एक बैल को, एक घंटी को जो है जोड़ दिया, कि जब भी उसने फूड दिया और देखा कि घंटी बजाते हैं साथ साथ, तो क्या सेलिब्रेट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऑफकोर्स अगर मान लीजिए किसी डॉग के सामने केवल घंटी बजाई जाए, फूड ना हो, तो वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। उसको पता है कि ये फूड नहीं है। अगर हम लगातार बैल घंटी बजाते रहेंगे फूड के साथ, जब भी फूड लाया जाएगा और घंटी साथ में बजाएंगे, तो डॉग को शायद लगेगा 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब वो सीख जाएगा कि जब घंटी बजती है तो फूड भी आता है, तो वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये जो है इनका पावलोव के द्वारा इस थ्योरी को, ये क्लासिकल कंडीशनिंग को, प्रोसेस को इन्होंने समझाया है। तो एक एक करके पहले समझते हैं। 4 कंडीशन बनती है यहाँ पर। पहली कंडीशन बनती है बिफोर कंडीशन। कंडीशन का मतलब यहाँ पर पेयर करना होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ओके, जैसे मान लीजिए उसके सामने फूड लाया जाता है, डॉग के सामने। ओके, तो फूड यहाँ पर क्या है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलाई है। किसी के सामने फूड लाया जाएगा तो ये अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशनिंग की नहीं गई है। तो डॉग सेलिब्रेट करेगा। तो सेलिब्रेशन किस प्रकार का हो रहा है, ये अनकंडीशनल, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। समझना यहाँ पर, इसको रटने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में समझ में नहीं आता तो स्टूडेंट रटते हैं, तो आपको समझना है यहाँ पर। बिफोर कंडीशनिंग का मतलब है जब फूड दिया जा रहा है डॉग को, तो फूड यहाँ पर एक अनकंडीशनल स्टिमुलाई है, जिसको देख करके डॉग सेलिब्रेट करता है, और ये नेचुरल है, तो ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाता है। उसने जो रिस्पॉन्स दिया है वो भी कंडीशन नहीं है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर उसने क्या है, घंटी को, एक घंटी है। ओके, इस प्रकार से बना लेते हैं। घंटी को बजाय, ये भी बिफोर कंडीशनिंग है, यहाँ पर अभी कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। ओके, तो जो डॉग होगा, घंटी क्या है यहाँ पर, एक न्यूट्रल, कुछ भी मान सकते हैं, घंटी है, कुछ भी बजा सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट ला सकते हैं डॉग के सामने, जस्ट चेक करने के लिए कि वो सेलिब्रेट करता है कि नहीं करता है। तो आपकी ये एक न्यूट्रल स्टिमुलाई है। तो डॉग सेलिब्रेट करेगा क्या यहाँ पर, वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। ओके, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओके, नो कंडीशनल रिस्पॉन्स। ये हो गया आपका बिफोर कंडीशनिंग। अब यहाँ पर जो पावलोव है, इसको कंडीशनिंग अप्लाई करते हैं। इन्होंने क्या किया कि फूड के साथ साथ एक घंटी भी साथ में इन्होंने बजाई। ओके, तो ऑफकोर्स जो डॉग है, उसको जो बेल बज रही है उससे ज्यादा